तो आई वेलकम यू ऑल अगेन। कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, जब कोई कंपनी क्या करती है, बोरो करती है। किससे बोरो करेगी, वो या तो डिवेंचर इशू करेगी ना, जो डिवेंचर इशू करके कोई कंपनी बोरो करती है। सर हम लोग तो बीसी वाले, हम लोग को डिवेंचर नहीं पता, बस अब विस्तार से बताइए। तो स्टूडेंट, डिवेंचर क्या होते हैं, जब कंपनी लोन लेती है, किससे, जनरल पब्लिक से लोन लेती है, ठीक है। तो लोन का जो सर्टिफिकेट इशू करती है उसको हम डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। सर आप तो बताए थे इक्विटी शेयर से भी क्या पैसे मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी एक सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, तो फिर डिवेंचर की जरूरत क्यों पड़ती है। ध्यान से समझिएगा, हमने दो सोर्सेज बताए थे, एक तो ओल्ड कैपिटल और एक आपका बोरोड कैपिटल। जिस समय इक्विटी शेयर का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसकी एक अपर लिमिट होती है ना, उस अपर लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। और उस लिमिट के बियॉन्ड कंपनी इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। शॉर्ट में कैसे कहें तो इक्विटी शेयर से पैसे नहीं बोरो कर सकती, ठीक है। क्या सर लिमिट बढ़ नहीं सकती, हाँ स्टूडेंट, लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे बहुत सारा क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ता है। और दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ डेट जब हम डिवेंचर इशू करते हैं, जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उसको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है ना। टैक्स मतलब जितना वो इंटरेस्ट पे करेगी उससे वो प्रॉफिट घट जाएगा और कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब बेनिफिट को देखते हुए कंपनी डिवेंचर इशू करना ज़्यादा प्रेफर करती है इन कंपैरिजन टू कि हम वो लिमिट को बढ़ाएं, ठीक है, इक्विटी शेयर की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या बताना है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम देखो, हमने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। हम मान लीजिए जो भी पैसे ले रहे हैं और उसके बदले में जो भी हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं, हम ब्रोकरेज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं वो हमारा कॉस्ट ऑफ, ठीक है, वो मतलब उसकी उस बोरोड कैपिटल की कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप जानते हो कि डिवेंचर भी दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है इररेडीमेबल, ठीक है, रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है जिसका रिडेम्पशन नहीं किया जाता, जिसके पैसे का भुगतान नहीं किया जाता। और एक होता है डिवेंचर रिडीमेबल, है ना, रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल मतलब जिसके पैसे का भुगतान आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मैं कह सकता हूँ 20 साल बाद, 15 साल बाद, जिसके पैसे का भुगतान कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडीमेबल कहते हैं ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट मतलब कम होता जा रहा है, अब कोई भी कंपनी इररिडीमेबल इशू नहीं कर सकती, बट ये इसका एक पार्ट है, तो हम लोग दोनों को समझते चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। तो जब कभी भी इररिडीमेबल इशू किए जाते हैं, है ना, तो हम क्या पे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम क्या पे करते हैं, हमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हम क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, ध्यान समझ रहे हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और ठीक है, और हो सकता, अब इसके बाद आप जानते हो कि डिवेंचर में हमको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, तो उतना टैक्स भी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज ये बेसिकली हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, केडी ना, कॉस्ट ऑफ डेट को केडी कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम बेसिकली यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। अच्छा, 1 से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि उतना मान से चलेगा कि जितना भी हमारा मान लीजिए 25% है, 25% है तो 25/100 करेंगे, तो 1 में से क्या करेंगे उतना हमारा सेव हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है, उतना हमारा बच जाएगा। जितना मान के चलिए कि इंटरेस्ट का उतना पार्ट, वैसे 25% है तो 75% इंटरेस्ट का पार्ट बच जाएगा, उतना ही पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, टैक्स के पर्पज से वो पार्ट बच जाता है, दैट्स वाई हम क्या करते हैं 1 माइनस यहाँ पर टैक्स कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यही चीज हम लोग यहाँ भी देखते हैं। आइए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपकी स्लाइड क्या कह रही है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्लाइड में कॉस्ट ऑफ डेट बताया है 1/NP, सॉरी आई है ये आपका आई का पार्ट है, ठीक, जो मैंने बताया। आई मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। केडी मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ डेट हुआ। और नेट प्रोसीड,
एनपी मतलब होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब कितना आपको मिला है ना। जब आपने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, जिस समय आपने बोरोड कैपिटल लिया, जिस समय आपने डिवेंचर इशू किया, तो कितना आपको पैसे मिल पाए। तो आपका तो एनपी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। आपका एनपी निकालने का भी, नेट प्रोसीड निकालने का भी फॉर्मूला होता है। सर कौन सा फॉर्मूला होता है? आपकी जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू बोले तो मतलब जो भी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर होगा, जिस वैल्यू पर आपने डिवेंचर इशू किया है, माइनस इशू कॉस्ट। माइनस इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट मतलब इशू करते टाइम आपने जितना कॉस्ट लगाया है, माइनस डिस्काउंट, अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है। और हाँ, अगर मान लीजिए आप प्रीमियम, अगर कोई प्रीमियम है तो उस प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, मतलब आपने उस डिवेंचर को इशू करते समय जितने खर्चे किए उसको घटा दीजिए, और जितना आपने मतलब एक्स्ट्रा आपको मिल पाया है, प्रीमियम मिला है। प्रीमियम मतलब 100 रुपए का डिवेंचर आपने 110 रुपए में बेचा, बिकॉज आपके डिवेंचर की डिमांड बहुत अच्छी थी। तो वो क्या होता है, आप उसे क्या कर देते हो, ऐड बैक कर देते हो। ठीक है, तो ये आपका एनपी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब आप लगाओगे, एकदम नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आई अपॉन एनपी, मतलब इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड। ये आप कब लगाओगे, जब आपका इररिडीमेबल डिवेंचर आपका होता है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब एनपी निकालने का फॉर्मूला भी आपके सामने विजिबल है। व्हेन द डेट इज इशूड एट पार। एट पार मतलब 100 रुपए का आपका डिवेंचर था और 100 रुपए पे आपने इशू किया है, मतलब आपको 100 रुपए ही मिले। ठीक है, तो आप एनपी कैसे निकालते हो, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब मान के चलो, अगर डिवेंचर आप 100 रुपए का डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए हो जाएगी। आप माइनस इशूड एक्सपेंसेस, आपने कई सारे इशू करने में एक्सपेंसेस लिए होंगे, आपने सर्टिफिकेट छपवाने में पैसा लगा होगा, आप हो सकता है किसी को ब्रोकरेज कमीशन ना, आप अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहे हो, तो वो जितना होता है हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन डेट इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे इशू करते हो। प्रीमियम मतलब 100 रुपए का आपका डिवेंचर है और आपने उसे 110 रुपए में इशू किया है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर की डिमांड आपकी ज्यादा है। ठीक है, तो जो एडिशनल आपको प्रीमियम मिला उसको आप ऐड कर दोगे, मैंने जैसे बताया था, और इशू एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे। अच्छा, व्हेन डेट इज इशूड एट डिस्काउंट, आप जैसे मान के चलो, जब कंपनी की मतलब प्रॉफिटेबिलिटी या फिर जो भी उसका मतलब रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो बहुत लोग उसके डिवेंचर का डिमांड नहीं करते। अब कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, बोलेगी 100 रुपए का डिवेंचर है, आप एक काम करो 90 रुपए में ही खरीद लो, 95 में ही खरीद लो। तो कहीं ना कहीं आपने जो दिया वो आपने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब आपको डिस्काउंट भी लेस करना है और इशू एक्सपेंसेस को भी लेस करना है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, रिडीमेबल डेब्ट ध्यान से समझिएगा। अब तक जो आपने देखा वो आपका रिडीमेबल डिवेंचर था। रिडीमेबल डिवेंचर मतलब ऐसा डिवेंचर जो, सॉरी, वो इररिडीमेबल था जो आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा। वो इररिडीमेबल मतलब जिसका रिडेम्पशन नहीं किया जाता ना। पहले ऐसे डिवेंचर इशू किए जाते थे जिसका रिडेम्पशन नहीं होता था, बस जस्ट लाइक अ इक्विटी शेयर। वो स्टॉक मार्केट में उन वो मतलब उसकी ट्रेडिंग होती थी। मान लीजिए हमने डिवेंचर खरीद लिया, अब हमको सेल करना है तो कंपनी को नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में जाके सेल कर देंगे। बट डिवेंचर जब रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल मतलब जब उनका रिडम्पशन किया जाता है, तब हम कुछ अलग फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो एक बार हम अपने से बता देते हैं वो फॉर्मूला, और देन आफ्टर हम लोग स्लाइड से भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा। ठीक है गाइस, चलो। अगर हम रिडीमेबल की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सेम काम करेंगे, पहले हम इंटरेस्ट देखेंगे कि सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा। अब क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज कर देंगे। ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्टूडेंट इसमें हमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। सर क्या ऐड करना पड़ेगा, हम क्या ऐड करेंगे, हम करेंगे कि हम देखेंगे कि हमने रिडम्पशन के टाइम पर कितना पे किया है, और हमें हमारा एनपी कितना था, नेट प्रोसीड कितना था, हम इस बात को देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही, इस बात को देखेंगे कि हमारा नेट प्रोसीड कितना था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और ओवर द ईयर उसको हम बाइफर्केट कर देंगे। ठीक है,
हम क्या देखेंगे, रिडीमेबल वैल्यू, क्या करेंगे प्लस करके रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हम मतलब कितने रुपए पे उसको रिडीम कर रहे हैं, इस बात को हम देखेंगे। देखो होता क्या है कि हो सकता है कि आपने 100 रुपए पे डिवेंचर इशू किया हो, बट जिस समय उसका पैसा वापस करना हो तो 110 के हिसाब से वापस करना पड़े, तो उसको क्या है आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एट पार 100 रुपए लिया और 100 रुपए दे दिया, एट डिस्काउंट आपने 100 रुपए लिया और 95 रुपए दिए, है ना, तो उसको कहते हैं रिडीमेबल वैल्यू, जो जिस वैल्यू पे आप रिडीम करते हो। अच्छा, अब आप रिडीमेबल वैल्यू में से क्या करते हो, यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड, जिसको हम आप अपनी भाषा में, आपकी भाषा में कहें एनपी, नेट प्रोसीड, जो आपने रिसीव किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखते चलिए सभी लोग, अपनी कॉपी पे लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देन आफ्टर क्या करते हो, इसके अपॉन में नंबर ऑफ ईयर एन, मतलब जितने साल में आपको क्या करना है, रिडीम करना है। मान लीजिए 7 ईयर्स, तो हम इसको अपॉन नंबर ऑफ ईयर कर देते हैं। और देन आफ्टर इस टोटल के अपॉन में हम क्या करते हैं, हम अमाउंट रिसीव्ड मतलब एनपी का और रिडीमेबल वैल्यू का कह सकते हैं हम, उसका मतलब मिडिल पॉइंट या मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा एनपी हो गया, यहाँ पे एनपी मतलब नेट प्रोसीड प्लस रिडीमेबल वैल्यू अपॉन 2, है ना, ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं। तो बेसिकली ध्यान से फिर से समझिएगा, हम क्या करते हैं इंटरेस्ट में, ठीक है, टैक्स का अमाउंट घटा देते हैं, टैक्स का, ठीक है, इंटरेस्ट दिखाते हैं, 1 माइनस टैक्स परसेंट कर देते हैं, उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, आरवी रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनवी एनपी डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब क्या है कि कितना नंबर में, कितने साल में आपको रिडीम करना है, 10 साल में, 20 साल में या 7 साल में, कितने साल में रिडीम करना है। और देन आपका नेट प्रोसीड और रिडीमेबल वैल्यू का एवरेज, आप उस सब पूरे को एवरेज से डिवाइड कर देते हो। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है। तो अब हमने ये देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा स्लाइड से देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड क्या कहना चाहती है। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी, ओके। अब देखिए हमारी स्लाइड क्या कहना चाहती है। स्लाइड कहती है कि आपको क्या करना है कि केडी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स आपको क्या करना है, आई, है ना, और पी पार वैल्यू ऑफ द डिवेंचर माइनस एनपी, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय एन, और होल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ पी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, पी मतलब पार वैल्यू, है ना, डिवेंचर की पार वैल्यू क्या है और नेट प्रोसीड क्या है ना, सेम आपका ये फॉर्मूला है ना, ये कब है, बिफोर टैक्स वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमें टैक्स नहीं देना पड़ता या टैक्स के पहले का यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अभी इसको दिए देख लीजिए कि आई क्या दिखा रहा है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, पी क्या दिखा रहा है, पार वैल्यू डिवेंचर की क्या है, एनपी क्या दिखा रहा है, नेट प्रोसीड, है ना, एनपी क्या दिखा रहा है, नेट प्रोसीड, और यहाँ पे एन क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ ईयर टू मैच्योरिटी। ठीक है, एग्जैक्टली ध्यान से समझिए, ये आपको आई गेस आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अच्छा एक और स्लाइड थी यहाँ पर, वेट अ मिनट, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे पार वैल्यू ना होके वहां पर रिडीमेबल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इस जगह पे रिडीमेबल वैल्यू होनी चाहिए, आरवी होने चाहिए कि कौन सी वैल्यू पर आप रिडीम कर रहे हो ना, रिडीमेबल वैल्यू वहां पर दी होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू कर लीजिएगा। चलिए अब आगे, रिडीमेबल मतलब किस वैल्यू पर आपने रिडीम किया है ना, और एनपी मतलब नेट प्रोसीड आपको कितना मिला है। चलो, तो अब ये क्या होता है, बिफोर टैक्स, मतलब जब आपने टैक्स का कोई भी कंसीडर नहीं किया है, मतलब 1 माइनस टैक्स आपने नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे समझने का प्रयास करते हैं। केडी आफ्टर टैक्स क्या करना होगा, तो जो बिफोर टैक्स की केडी आई है उसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, आपने देखा होगा हमने जो पहले जो बताया था, हम ये काम को पहले ही कर ले रहे थे, 1 माइनस टैक्स इंटरेस्ट के साथ ही कर ले रहे थे ना, एग्जैक्टली इंटरेस्ट की वैल्यू हम क्या करते थे, घटा देते थे। तो हम 1 माइनस टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर ये हमारा टैक्स, मान लीजिए बिफोर टैक्स हमारा 100 रुपीज आया, है ना, और टैक्स की वैल्यू 30% है, कितना है 30%,
और 1 माइनस 30% करते हैं तो हम जानते हैं जितना बचेगा वही हमारा उसका क्या होगा, वही हमारा उसका वैल्यू कहलाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है 70 आएगा और इसका होल आंसर 70 आ जाएगा। दैट्स वाई हम 1 माइनस टैक्स करते हैं, है ना। ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे बताया है। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट बिफोर टैक्स, एनुअल कॉस्ट बिफोर टैक्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ डेट। ये दो फॉर्मूला लगाते हैं, आप लिखते भी चलिए कि कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट, अगर कोई डेट हमारा है, हमारा लोन है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनुअल कॉस्ट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले एनुअल कॉस्ट क्या थी, और एवरेज वैल्यू ऑफ डेट, हमेशा क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ डेट। जैसा हमने, आपको याद होगा हमने एवरेज वैल्यू उसकी निकाली थी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका सिंपल सा है। चलो अब क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आप एवरेज वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालोगे। तो अब कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले एवरेज कैसे निकालते हैं, हमने अभी बताया था कि देखो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, देखिए इधर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, एनुअल कॉस्ट बिफोर टैक्स, है ना। बिफोर टैक्स, अगर आफ्टर होता तो 1 माइनस टैक्स करना पड़ता। तो हमने क्या किया था, एनुअल कॉस्ट निकाला था। एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए हमने पहले इंटरेस्ट लिखा था, इंटरेस्ट में ऐड किया था, क्या ऐड किया था, मतलब रिडीमेबल वैल्यू और आपका एनपी नेट प्रोसीड का डिफरेंस ऐड किया था और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया था। तो उसको करने के बाद हमारा क्या आ गया था, एनुअल वैल्यू बिफोर टैक्स। जिस समय हमने टैक्स का कंसिडरेशन नहीं किया था, 1 माइनस टैक्स नहीं किया था। और उसके बाद हमने क्या निकाला था, एवरेज वैल्यू ऑफ डेट, हमने डेट की एवरेज वैल्यू निकाली थी। और डेट की एवरेज वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला ये होता है कि, ठीक है, एनपी अपॉन एनपी प्लस आरवी अपॉन 2। एनपी मतलब नेट प्रोसीड, आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, जिस वैल्यू पे हम रिडीम कर रहे हैं, और उसको डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो एनुअल वैल्यू आपको, एनुअल कॉस्ट निकालना है डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, और एनुअल वैल्यू निकालने का कॉस्ट आपको मैंने बताया है, ये होता है ना ऊपर वाला, ये एनुअल वैल्यू निकालने का कॉस्ट होता है जो हमने समझाया था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास, ठीक है।